बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ऑल्दो कल का मैच शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, लेकिन उस तरह से पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई और जीत जो है वो मुकद्दर बन चुकी थी जी। जिस तरह के आपने देखा, भारत की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा किया गया। सो कहीं ना कहीं हमारी अपनी टीम में कुछ ऐसे नकाइस थे जहां फिटनेस का इशू, कहीं मैनेजमेंट का इशू। सो ये तमाम मसाइल वजह बने, लेकिन खैर ये खेल है, हार जीत का सिलसिला रहता है। लेकिन शायकीन, जब कभी भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, आप मनाजिर भी देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन्स का इस्तेमाल हर जगह पे किया जाता है। और अभी ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, अलहमदा कल्चर कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी तादाद में शायकीन पहुँचे और एक जोश और जज्बा होता है जी मैच के दौरान, बड़ा स्पेशल सा शायकीन का। और वो एक्चुअली हमने रात को देखा जी, देखने में आया। सो खेल है, हार जीत चलती रहती है। हम नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी टीम को गुड लक बोलेंगे और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है वो आगे बढ़े और हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रहे। बाकी कल के मैच के हवाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि अब हमारी जो तमाम तवज्जो का मरकज़ है, पूरी कौम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, सैलाब ज़दगान बहन भाई। बड़ा अच्छा फील होता है, जगह जगह पर शहर में कैंप्स लगा दिए गए हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि इनके लिए सामान इकट्ठा करें और उन तक पहुंचाया भी जाए। पहुंचाना जो है सबसे बड़ी बात है। सो टॉप स्टोरीज की तरफ आते हैं। आज की पहली खबर क्या है? पहली खबर भी यही है जी, आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने मुतासिरीन के लिए कैंप लगा दिया। लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर डीजी खान तैनात। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 20 के अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। सैलाब से फसलें तबाह, सब्जियों की कीमतें 300% बढ़ गई। बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 6 सितंबर तक तौसी। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं। सो आज की ये खबरें जो हैं इनकी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है जी। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर है जी सैलाब ज़दगान के। जो मनाजिर हम देख रहे हैं, और आप मोबाइल फ़ोन पकड़ लें, टीवी स्क्रीन देख लें, बहुत ज़्यादा परेशानी। और सबसे बड़ी बात, मैं उन लोगों से कहूँगी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम ब्लेस्ड हैं, सेफ़ हैं। दुआ करें अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के लिए। सबसे पहले मदद करें, जो नहीं कर सकते वो कम से कम दुआ करें। और ये सब चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, कुदरत का ये निज़ाम है, ये कुछ ना कुछ हमें मैसेज दे रही होती है, कुछ ना कुछ हमें सिखा रही होती हैं। सो इनमें छुपा मैसेज, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो तबाही, एकदम पानी से सब कुछ बहता चला जा रहा है। मैं कल से सोच रही थी कि अल्लाह पाक हमें दिखा रहा है कि हम जितना मर्जी चीज़ें संभाल लें, जितना मर्जी कुछ बहा लें, ये सिर्फ एक चुटकी की मार होता है। सो गौर करें, फ़िक्र करें, सोचें, समझें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। सबसे बड़ा मैसेज इसमें यही है। अब आ जाते हैं पहली खबर की तरफ। जी शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त जो कुदरती आफत आई है, जिसमें माओं के सामने उनके बच्चे, वालिदैन के सामने उनके बच्चे, बहनों के सामने भाई, भाइयों के सामने बहनें जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हो गई हैं। ये तो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। और जब ये सैलाब ख़त्म होगा, जब पानी उतरेगा, उस वक्त जो सूरत हाल सामने आएगी वो इससे भी कहीं गंभीर होगी। बिल्कुल आपने वीडियोस का जिस तरह जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आ रही हैं, ये वो वीडियोस हैं जहां कुछ खुश्क इलाके हैं, मतलब जहां तक रसाई है लोगों की, जहां वो जा सकते हैं, ये वहां से वीडियो बनकर आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहीं पर कई किलोमीटर्स तक, कई मील तक जो पानी है वो जमा है, आपका है, दोनों मुनक़ता है, वहाँ नहीं जा सकते। और उसके बाद आ जाते हैं कि माली जो मामलात हैं, घर जो हैं वो सैलाब में उनके बह गए, उसके बाद सामान बह गया। और सबसे बड़ा जो मसला आएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है, गंदम और खाने पीने का जो मामला है बड़ा होगा। क्योंकि लोग जो हैं, अभी कुछ महीने पहले गंदम उतरी थी, लोगों ने साल भर के दाने और गंदम जो रखी,
ताकि उनका अनाज जो है वो 1 साल तक चल सके। वो भी इसी सैलाब की नज़र हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें इस वक्त अल्लाह के हज़ूर सरबर सजूद होने की ज़रूरत है। हमें इस कुदरती आफत से निजात पाने के लिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी उन है। लोगों का तो इम्तिहान है ही है जो इस कदर मुश्किल में है, हमारा भी इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने हमें भी सेफ रख के इम्तिहान में रखा है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि पूरे शहर में कैंप्स नज़र आ रहे हैं मदद के लिए, जो लोगों ने कैंप लगाए हैं। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने भी एक काविश की है, उसमें तमाम मुखय्यर हजरात से हम अपील करते हैं कि ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक चीज़ वाज़ेह है कि यहाँ पर कैश बिल्कुल नहीं रखा जा रहा, सामान जो है ज़रूरत का अशे खुरनूश, कंबल, कपड़े, इस तरह की चीज़ें हैं, बिस्तर जो आप दे के जा सकते हैं, जिनको बहुत ही जिम्मेदारी से सैलाब ज़दगान तक पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने अपने ऑफिस में ये कैंप लगाया है 47M कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री एस्टेट को लखपत में, और लोगों की बड़ी तादाद जिसमें ताजर बरादरी है, बिजनेसमैन हैं, आम जो शहरी हैं वो वहाँ आकर अपना राशन सबमिट करवा रहे हैं। देखें, सैलाब ज़दगान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस वक्त खाने पीने की अशिया हैं और बिस्तर और कपड़े हैं। तो आपने ठीक कहा कि नकद देना या नकदी जमा करना उसका कोई फ़ायदा भी नहीं और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बजाय कि कल को कोई उस पर सवालात जो हैं वो रेज़ हों कि ये पैसे सबमिट हुए। तो मेरे ख्याल में जो मुखय्यर हज़रात कोई अपना अतिया करना चाहते हैं या सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में लेकर आएँ, दीगर जो कैंप्स लगे हैं वहाँ पर जा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि खुश्क जो आपकी अशिया खाने पीने की हैं, जिसमें चने शामिल हैं, दालें शामिल हैं, चावल हैं, ये करें। उसके बाद अब पानी है, खुश्क दूध है, बिस्तर हैं और कपड़े हैं, ये सबमिट करवाएँ। हमने जो कैंप लगा रखा है पाक फ़ौज के जो जवान हैं उनके ज़रिए हम वहाँ तक जो सैलाब ज़दगान हैं, जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर पहुँचाया जाएगा और पहुँचाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ताकि वो लोग जो इस वक्त आफत में हैं, जिनको सर छुपाने के लिए इस वक्त जगह नहीं है। और मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि आप टेंट्स की कीमतें देख लें और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें देख लें, अचानक ये माफिया क्यों मुतहरिक हो जाता है। हम लोग मुसलमान हैं, बतौर कौम हमें ये सोचना है, बतौर उम्मत मुस्लिमा हमें ये सोचना है और इस्लाम की तारीख़ में हमें जाकर देखना है कि हमारे अगर माजी में जब इस्लाम की तारीख़ रकम हो रही थी उस वक्त क्या हालात होते थे और लोग किस तरह मदद करते थे। और आज अगर हम अपनी उन मिसालों को सामने रखें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद में लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर ना जाएं, सिर्फ वीडियोस देखकर कुछ अफसोस करने का फ़ायदा नहीं है। इस वक्त उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा है कि उन तक खाने पीने की अशिया पहुँचें, बच्चों के लिए दूध जो है खुश्क पहुँचे, पानी जो पहुँचे। देखिए, हब्स का मौसम है और जहाँ पानी होता है वहाँ हब्स ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो मौसम उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जहाँ पे गुजर बसर मुश्किल होता है। और फिर आप खुले आसमान तले बैठे हों, बच्चों के साथ बैठे हों, तो ऐसे में मेरे ख्याल में हमें एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा करें, ज़्यादा करें, लेकिन हमें हिस्सा डालना है ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। इस वक्त उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएँ, कल को जब पानी उतरेगा फिर हमें इससे ज़्यादा उनकी मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। गो के हुकूमत जो है वो अरबों रुपए इसके लिए मुख्तस कर रही है, वो बात का मसला है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आपने हुकूमत का जिक्र किया तो आ जाते हैं जी। मरियम नवाज आज से सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। सैफ खोकर का 1 करोड़ और इसके 7 साल की तनख्वाह देने का ऐलान, अच्छी चीज़ें हैं ये, लेकिन अगेन हमारे हुक्मरानों को शायद सप्रा साहब होश हमेशा तभी आता है जब पानी सर से गुजर जाता है। अब देखें ना, अभी 7-8 दिन के बाद हम लोग जाग रहे हैं ना, सियासतदान उसके बाद जाग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरे शुरू किए हुए हैं, लेकिन आपकी कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिनकी जानिब से अभी भी कुछ ऐसी तहरीक चल रही हैं जिसकी बुनियाद पर इस तमाम मामले को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने सैफुल मुलूक खोखर साहब का जिक्र किया, MP हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं, लाहौर में बड़ा सियासी गिराना है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी जेब से 1 करोड़ रुपया मुख्तस किया है, उसके साथ 1 दिन की तनख्वाह की। इसी तरह अरकान कौमी असम्बली बाकी जो हैं ये भी बड़े लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो इलेक्शन पर करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये चीजें बताने और दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि किसी ना किसी से हम मोटिवेशन ले, सीखें और प्लीज जो लोग आगे बढ़ जो डोनेट कर रहे हैं उनकी डोनेशन तक ठीक है, लेकिन जहां पर ये तकसीम हो रही है मेरे ख्याल में उनको अगर तस्वीर या वीडियोस की सूरत में उसको सामने लाया जाए तो उससे मैं उससे एग्री नहीं करता, वो नहीं होना चाहिए।
डोनेशन की हद तक जो जमा हो रहा है, इसको चाहे ये तो आप उसमें दूसरे लोगों को आमादा कर रहे हैं इस चीज़ पे, दूसरे लोगों को इस चीज़ पर तैयार कर रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ें और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं। लेकिन जहां पर जाकर ये तकसीम हो रहा है मामला, जिनमें तकसीम होना है, मेरे ख्याल में वहाँ मैं यहाँ जिक्र न करूँ तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अल खिदमत फाउंडेशन जो है, जमात इस्लामी की तंजीम है, उनके रज़ाकारों को हमें सलाम पेश करना चाहिए। रेस्क्यू 1112 के जो रज़ाकार हैं, जो एहलकार हैं, हमें उन्हें सलाम पेश करना चाहिए। और मकामी सतह पर जो तैराकी जानते हैं, जो इन चीज़ों से जो रज़ाकाराना तौर पर वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें उनको भी सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन इस वक्त उसके साथ जो फलाही काम चल रहे हैं, जो रेस्क्यू का अमल चल रहा है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन आपने जिस तरह जिक्र किया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग यहाँ महफूज हैं, तो हमें उन भाइयों, उन बहनों की मदद करनी है, उन बच्चों की मदद करनी है जो इस वक्त बेयारो मददगार खुले आसमान तले हैं, ना उनका घर है, ना उनके जानवर बह गए। जानवर पालना मेरा दही इलाके से ताल्लुक है, मैं बताता हूँ कि जानवर पालना कितना मुश्किल काम है। बचाते बचाते खुद पानी की नजर हो गए हैं। ये देखे, मैं जमा पूंजी है ना, जमा पूंजी लगाकर आप जानवर बनाते हैं। और इस वक्त जानवर की कीमत, एक भैंस की कीमत 4 से 5 लाख है, एक गाय 3.5 से 4 लाख की है। फिर उनका गुजर बसर इसी पे है कि उन्होंने दूध, वहीं से मक्खन, वही दूध बेचना है, वहीं से सारा कुछ चलना है। फिर फसल तबाह हो गई, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तबाह हो गई, सब चीज़ सैलाब की जद में आ गई। तो मेरे ख्याल में उनके पास अब एक ही हल जो है सैलाब जदगान और मुतासरीन के पास है कि हम और आप लोग जो हैं आगे बढ़ें, उनका साथ दें, ताकि उनको मामूलात ज़िंदगी इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक आर्मी की जानिब से इमदादी कैंप लगाए गए हैं, शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर भी सामान दे रही है। हम देख रहे हैं हमारे सियासी लेवल पे भी लोग मुतहरिक हो रहे हैं। यहाँ तो बनता ही बनता है, लेकिन आम शहरियों का जो हम अच्छा फीडबैक देख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। सभी को आगे बढ़ना है, सभी को मिलजुल कर इस कार्य खैर में हिस्सा लेना है। और अगेन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं वो लोग करें जो सेफ हैं, और मदद करें उन लोगों की जो लोग, हमारे बहन भाई इस वक्त परेशानी में हैं। ये कौमी मसला है, कुदरती आफात हैं, इनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन इनकी मदद ज़रूर की जा सकती है। इसके बाद वाला टाइम जो सिपरा साहब इशारा कर रहे हैं, बहाली का वक्त, जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो ज़्यादा मुश्किल शायद सिपरा साहब काम हो जाएगा, तब ज़्यादा इनको ज़रूरत होगी हमारी मदद की। खैर, अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो हमने क्या डिस्कस करना है जी, सैलाब की वजह से कुछ असरात यहाँ तक जो मुरतब हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर तबाही हुई, सब्जियाँ, फसलें, जिस तरह से जिक्र किया शायद सिपरा साहब ने भी, सब लोगों पर पानी फिर गया, सब चीज़ों पर पानी फिर गया। खैर, सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं, क्या हालात हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं उनके लिए किस तरह से हमने मदद करनी है। और अब जी जो असरात सामने आ रहे हैं, अब यहाँ पे ये लिखा है जी, माफिया की चांदी हो गई है, सब्जियों की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, इंतज़ामिया मुकम्मल बेबस है। एक तो सिचुएशन ख़राब है, उस पर हम देखते हैं माफिया जो है वो पैसे निकालना लोगों की जेबों से शुरू हो जाता है। शायद से प्रसाद क्या कहेंगे? देखें, इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। जो माफिया का जिक्र है, आपकी जो खुश्क सब्जी है जिसमें प्याज है, अदरक है, लहसुन है, ये तो, और आलू, ये तो स्टोर किया जा सकता है, इसका ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा सकती है, आप इसको रख भी सकते हैं। और देखें कि वही चीज़ें महंगी हो रही हैं। आपके प्याज की कीमत आज 350 रुपए किलो तक चली गई, महंगा हो गया, टमाटर 450-500 रुपए किलो पे चला गया। आप धनिया सुनकर हैरान होंगी, धनिया 900 रुपए किलो है। धनिया जो किसी वक्त में जो वैसे आपको दे देते थे सब्जी के साथ, अब तो खैर वो चला गया, दौर भी चला गया, लेकिन धनिया 900 रुपए किलो है और हरी मिर्च 700 रुपए किलो है। आप मुझे बताएं, अब ये जो आम लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? बात करने का मकसद ये है कि ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने काम में लगी हुई है। रावी हमारे पास से गुजरता है, कभी इंडिया से आ रही है खबर, कभी कहीं से आ रही है कि अब रेला आ रहा है, अब यहाँ से पानी की सतह बुलंद हो रही है। शहर को महफूज भी बनाना है, मज़ाफ़ात को भी महफूज बनाना है, लेकिन जो यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग आबाद हैं, उनका भी तो देखना है किस तरह चल रहा है।
मेरे ख्याल में मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा, लोगों ने वहाँ पे भी तनकीद का निशाना बनाया कि कुदरती आफत है जिसकी वजह से ये रेट्स बढ़ रहे हैं। भाई ये खुश्क सब्जी है, ये पड़ी होती है आड़तियों के पास, ये उन्होंने रखी होती है, और आज ये उस वक्त आज अगर मार्केट में मौजूद है, अगर सैलाब की वजह से मुतासरा इलाके हो गए और सप्लाई मुअत्तल हो गई है तो फिर बाजार में तो नहीं होनी चाहिए थी, ये इसकी किल्लत पैदा हो जानी चाहिए थी। आपके पास एक बड़ी मिकदार में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कीमतें इस तरह हैं कि आप देखिए आने वाले कल में जिस तरह लोग बता रहे हैं और दुकानदार बता भी रहे थे कि यही प्याज जो है आपको 600-700 रुपये में मिलेगा, यही टमाटर भी इसी 700-800 पे चला जाएगा। मुझे बताएं जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो किस तरह अपना गुजर बसर करेंगे? वहाँ तो चलो सैलाब आ गया, उनकी तो हर चीज़ चली गई, सैलाब बहा कर ले गया, लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए खाना बनाना है तो कम से कम 1000-1500 रुपये में आपको खाली सब्जी चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो आपकी इंतजामिया है, उसको मुतहरिक होना होगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, नहीं, मैं मुतहरिक होने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनको दफातर से निकलना होगा। सिर्फ डीसी साहब जो हैं वो ये अकेले काम नहीं कर सकते, उनकी सारी इस वक्त तवज्जो उनके सैलाब पर है कि सैलाब आएगा या उसकी वजह से शहर ना मुतासर हो, या उसके जो मज़ाफ़ात में जो किनारे आबाद लोग हैं उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो, वो तो वहाँ पे लगे हैं। लेकिन एक और सिस्टम भी तो मौजूद है, एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसने ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर वो मुतारिक नहीं होते तो आने वाले कल में इससे भी हालात ख़राब हो जाएंगे। और ये अभी मेरी कुछ देर पहले डिस्कशन हो रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारी एक कलीग है, वो कहना ये चाह रहे थे कि हमारा बड़ा दिल करता है, दिल हमारा अफसुर्दा है सैलाब ज़दगान को देख के, हम उनकी मदद भी करना चाहते हैं लेकिन हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही है, किस तरह से करें, घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है, सो आगे किस तरह से बढ़े। अब ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये बेजा महंगाई अगर आपकी ज़िंदगी जीरन बना देगी, आप कुछ करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। क्या देखें, कल जो उलमाए किराम की जानिब से कहा गया है कि लोग ज़कात जो रमज़ान मुबारक में करते हैं वो क़ब्ल अज़ वक्त दे सकते हैं। सही। इवन उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी ने उम्रा के लिए जाना है और नियत कर चुके हैं तो वो उम्रा पर ना जा सकते हैं तो वो पैसे आप सैलाब ज़दगान को दें। अब उलमाए किराम की जानिब से अगर इस यहाँ तक हम लोग चले गए हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें पेट काटने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो थोड़ी सी आसाइश हम बहुत कम करते हैं, अपने जेब के मुताबिक करते हैं, उसमें से कट लगाने की ज़रूरत है। इस आफत से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। बिल्कुल सही। चाहे महंगाई है, आज देखें ना, यही टमाटर हमने 800 रुपये किलो भी लिया हुआ है ना, यहाँ पर फरोख्त होता रहा है। जब आपने CCPO को, DIG को, IG को निकाला रोड्स पे, बिलाल यासीन साहब उस वक्त सूबाई वजीर खुराक थे, वो भी सड़कों पे थे, लेकिन टमाटर कंट्रोल में नहीं हुआ था, आपको याद होगा। इसी तरह ये भी होगा, एक आफत आ गई, सारी सरकारी मशीनरी उधर मुतहरिक रही, उधर सारी मसरूफ़ हो गई, उधर से जो आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो माफिया हैं, मुतारिक हो गए, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे बताएं, जो आम रूटीन की सब्ज़ी है, कद्दू है या बैंगन है, अरबी है, ये आपकी अरबी ये तीन आप 150 पौने 200 रुपये किलो ये चलेगी, 70-80 रुपये होती थी। ये सारी चीज़ें जब महंगी होती हैं तो इसके पीछे ठीक है कुदरती आफत की अपनी जगह पे, लेकिन कुछ माफिया जो है वो भी मुतहरिक होता है। कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग हैं वो मुतहरिक होते हैं, वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में उन्हें अब मुनाफा से निकलना है। मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया कि कौम बतौर कौम हम कुछ सोचेंगे, बतौर कौम हम अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, अदरवाइज़ नहीं। और आप देखिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो जिन इलाकों से प्याज, टमाटर और ये सब्ज़ी आपकी आती है वो सारे डूब चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। और मुझे ये बहरान को 5-6 महीने से पहले टलता नहीं नज़र आ रहा। वो सब्जी जो लगाई गई थी, जो मार्केट्स में आनी थी, वो तो सैलाब की जद में आ गई। उसके बाद किस तरह होगा? तो मेरे ख्याल में अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि आने वाला जो कल है, 4-5 महीने हैं, हमें इसी तरह गुजारना है और थोड़ा सा म्याना रवि अख्तियार करनी है। म्याना रवि अख्तियार करते हुए और कुछ बचत करते हुए हमें सैलाब ज़दगान की तरफ बढ़ना है, हमें उनकी मदद करनी है ताकि वो मामूलात पे वापस आ जाएं, उनकी ज़िंदगी जो है बहाल हो। अगर वहाँ पे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर जब काम होगा, सब्जियाँ लगेंगी, यहाँ तक पहुँचेंगी, अल्टीमेटली यहाँ पे भी हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज़ मदद कीजिए उन लोगों की जो कि आपकी मदद के इस वक्त मुंतज़िर हैं। बहुत बुरे हालात हैं, तो ये मत करें, ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा ही आप देंगे तभी काम चलेगा। कतरा कतरा मिलकर जो है वो समंदर बनता है, दरिया बनता है। अपने तौर पर जितनी भी कोशिश कर सकते हैं करें। इंशाअल्लाह जब सब लोग मिल के आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सामान जो है हम अपने बहन भाइयों तक पहुँचा सकेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक। खबर हमारे पास है जी, यतीम खाना चौक की रीस्ट्रक्चरिंग डिजाइन का इफ्तिताह गुलशन रावी में अंडरपास बनेगा। मियां हमाद अजहर ने बाबू साबू इंटरचेंज चौक का भी इफ्तिताह किया। गुलशन रावी से बाबू साबू चौक तक सड़क की तौसी का ऐलान किया गया है। कितना जरूरी है ये मंसूबा शाहिद से प्रसाद? देखिए ज़रूरी तो बहुत है, आपकी मेन एंट्रेंस है शहर की और फिर उसके बाद बस स्टैंड्स वहाँ पे बन चुके हैं, रश तो रहता है, आपका घर भी उसी साइड है, आप तो बेहतर समझती हैं कि वहाँ आना जाना किस कदर मुश्किल है। जब से मेट्रो आपकी बनी है उसके बाद आपका जो मुल्तान रोड है उसकी तोसी हुई, वहाँ मामला ठीक है। लेकिन समनाबाद चौक से आप जब बंद रोड की तरफ जाएं वहाँ भी ट्रैफिक है, फिर आगे शादी हाल्स हैं, मार्केट्स है, वो प्रॉब्लम करती है। उसके बाद आप सब्जाजार से शादी हॉल आप पीक आवर्स में तो वहाँ से गुजरना ही मुश्किल है ना, वहाँ पे उसके बाद सब्जाजार से या स्कीम मोड़ से अगर आप लियाकत चौक की तरफ सब्जाजार जाएं तो वो भी मामला वहीं पर है। अब क्या है कि गुलशन रावी में अंडरपास बनेगा। गुलशन रावी से लेकर बंद रोड और बंद रोड से आपका चौक बाबू साबू चौक जो है, अगर उसकी तोसी होती है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है। देखें हम लोग आते हैं, जब कभी जाना हो घर तो वापसी जब होती है तो जो रास्ते में टाइम बचाते हैं वो आके हमें टोल प्लाजा पे लग जाता है। टोल प्लाजा से अगर आप निकल गए तो उसके बाद आपका बाबू साबू से उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे से आपकी 3 लेन जब आ रही है ट्रैफिक, वहाँ से आके आपने 2 लेन कर दी, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। फिर नाका भी लगा है, नाका भी बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी चेक करना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है शहर के लिए। लेकिन जब उसकी तोसी हो जाएगी मामला कुछ और तरफ चले जाएंगे, वो आप टोल प्लाजा पे आपका ट्रैफिक जाम होना, उसके बाद फिर आपके बाबू साबू चौक में जाम होना, ये जब इन चीज़ों से निकलेंगे फिर आगे बस स्टैंड जो हैं वहाँ से निकल कर आपके आ जाएं मुल्तान रोड तक। अगर इस तरह तोसी और रिस्ट्रक्चरिंग करके रोड्स को अच्छा किया जाता है, देखें ये बड़ा जरूरी होता है। पीटीआई गवर्नमेंट मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो जहाँ कहीं रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जहाँ कहीं अंडरपासेस बने हैं, वहाँ मसाइल आपको हल हुए नजर आ रहे हैं? आते हैं। फिर दोस्त मार्केट का देख लें, ये सेंटर पॉइंट तक आपकी इशारा ब्लॉक होता था। ये फिरोजपुर रोड का मुझे बता दें, आपका यहाँ पर गुलाब देवी अंडरपास बन गया, आगे जाके ट्रैफिक ब्लॉक नहीं वो ट्रैफिक ब्लॉक उस तरह होती है कि आपकी सर्विस लेन अभी उस तरह बनी नहीं है। आपने सर्विस लेन जो बनाई है वहाँ पर सारे आपके रिक्शा और चिंची और ये सारी पार्किंग होती है, इवन के ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पे खड़े होते हैं। अंडरपास से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको सिंगल लेन मिलती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है। तो वो सिंगल लेन जो है वो उस स्ट्रक्चर का मसला नहीं है या उस कंस्ट्रक्शन का मसला नहीं है, आपके ट्रैफिक वार्डन या सिटी ट्रैफिक पुलिस का वो मामला है कि वहाँ पे पार्किंग नहीं है, वो हॉस्पिटल है, शायद उनकी भी हमदर्दी होती होगी। हॉस्पिटल नहीं है, 2 हॉस्पिटल साथ ही। देखें आपको कोई पेशेंट लेकर आए हैं और अगर किसी ने पार्किंग कर दी है तो ट्रैफिक वार्डन आकर इंसान है ना, हमदर्दी भी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। अगर वहाँ से ट्रैफिक हटा दें, ये रिक्शा और ये चिंची और ये जो पार्किंग होती है, तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा। और फिर देखें पिछले दिनों में जिस अंडरपास का आपने जिक्र किया, इसकी सड़क टूट गई थी, वो उसमें जंप बन गया था, उसकी वजह से भी काफी देर तक मसाइल रहे, अब उसको हल किया गया। अंडरपासेज या ओवरहेड ब्रिजेस जहाँ पर अब मैं उस साइड पे चला जाऊँ रेलवे स्टेशन पे, बहुत दिन बाद मैंने ट्रैवल किया मुहर्रम में, तो वो बड़ा मजेदार रोड है, वो आपको ओवरहेड ब्रिज है, आप चढ़ें शेरावाला के पास उतरें और आगे बदामी बाग, शेरावाला की बात कर रहे हैं? हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। और वो देखें ये अगर चीजें बनती हैं जिससे ट्रैफिक की रवानी है, यहाँ अब इन्होंने आप ऑफिस से निकले लेफ्ट हूँ और उसके बाद आपका पिंडी स्टॉप है, यहाँ पर है कि अंडरपास बनेगा, ये ओवरहेड ब्रिज या अकबर चौक, ये ट्रैफिक यहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ट्रैफिक जाम होता है। उसके बाद शालामार लिंक मॉडल टाउन लिंक रोड जो है वो भी जाम होता है। ये चीजें उस जब ये बनेगी तो ये ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, तो जो हमें नफसियाती तौर पर टॉर्चर हो रहा होता है, जो हमारे वक्त का ज़िया हो रहा होता है, हम इससे निकलते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत अगर करना चाहती है, हमाद अजहर साहब ने तो इसलिए किया ना कि आने वाला इलेक्शन लड़ना होगा, उन्होंने तो चलो सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, लेकिन चले मंसूबा बन जाए, अवामी फलाह का मंसूबा है, वो सियासत करें, अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, जो मर्जी करें, लेकिन मंसूबा और अवामी फलाह के जो मंसूबे ये प्रोजेक्ट्स हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए, उनको बनना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है ना कि अब ये अगर रोड हम देखें, यतीम खाना है, बाबू साहब, इतने ये बिजी रोड है, अगर यहाँ पे काम शुरू होता है और बीच में जो हर्डल्स आती हैं, बीच में आपके बजट से रिलेटेड जो इशू आते हैं, काम अधूरा रहा, फिर ये बवाले जान बन जाती है। नहीं, बजट तो खैर अधूरा नहीं होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन में मुश्किल तो होती है। आपकी मेट्रो बस बनी थी तो लोग मुश्किल में रहे, लेकिन आज उनको आसानी है। ऑरेंज लाइन बनी, मुश्किल में रहे, आज आसानी है। इसी तरह दीगर जहाँ पे अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज बनता है, कलमा अंडरपास का जब काम होता रहा, लोग बड़ी मुश्किल में रहे। आप गुलाब देवी की बात कर रहे हैं अंडरपास की, यहाँ पे इसी तरह रहा।
लेकिन मुश्किल के बाद आसानी भी तो है। इसलिए मेरे ख्याल में आप देखें ना, यतीम खाना से आप बाबू साहब की तरफ जा रहे हैं तो आप निकलते ही आपके गवर्नमेंट का बस स्टैंड है, उसके बाद प्राइवेट स्टैंड है, ऐसे ही है, ठीक है, 100 मीटर पे ही है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे 100 मीटर चलें, फिर आपके दोनों साइडों पे बस स्टैंड है। वहाँ पे तो आपकी हैवी ट्रैफिक इस वक्त मौजूद होती है, हर वक्त बल्कि होती है, 24 घंटे वहाँ पर मौजूद होती है, एक निकल रही है एक आ रही। तो मेरे ख्याल में जब इसकी एक्सटेंशन होती है या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो जाए और शहर का मेन दाखिली रास्ता है अगर वो खूबसूरत भी हो जाए तो हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पर आपके ये तोसी मंसूबों से, रोड बनने से आप देख रहे हैं ट्रैफिक के मसाइल हल होते हैं, वहीं पर पोल्यूशन में बहुत कमी होती है। एक बड़ी वजह हमारे यहाँ जो आलूदगी बढ़ती जा रही है वो यही है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं और हमारे रोड्स इस तरह से कुशादा नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर फौरी तौर पे इस पे काम हो जाए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाए, मसाइल से बालातर हो जाए। थोड़ा सा सफ़र ज़रूर करना पड़ता है लोगों को, तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप लोग करेंगे तो आगे अच्छा वक्त भी आप लोगों के लिए है। अच्छा जी, अभी हमने शामिल करनी है मौसम की सूरत हाल। सुबह शहर में मुख्तलिफ इलाकों में सुबह अज़ान फजर के टाइम पे अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी। सो कुछ इलाकों में बारिश हुई है, कुछ में नहीं हुई है, ये मानसून है। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर में देखते हैं। बाहर है हमारे साथ कोमल आज। सो कोमल बताइए इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या है? आज वक्फे वक्फे से बारिश बताई जा रही है, सो क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? रात से होने वाली तेज़ बारिशों के बाद आज दिन में भी शहर लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना और खुशगवार नज़र आ रहा है। ठंडी हवाएं वक्फे वक्फे से चल रही हैं और इस वक्त भी शहर लाहौर पर काले घंघोर बादल जो हैं वो छा चुके हैं, जो कि देखते ही देखते माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में बरस भी पड़ेंगे और जबकि कुछ इलाकों में जो है वो बरस भी रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौजूदा दर्जा हरारत में भी वाज़ कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस खुशगवार मौसम को शहरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जब ठंडी हवाएं चलती हैं और ये ताज़ा हवाएं जो हैं वो सेहत को काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशगवार मज़ीद बनाती हैं। और ये ठंडी हवाओं के हवाले से माहिरीन ने मज़ीद ये भी बताया है कि मज़ीद ठंडी हवाएं जो है वो शहर लाहौर का तेज़ रुख करेंगी और आज जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाएगा। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी। बिजली सारिफीन के लिए ख़बर क्या है हमारे पास, वो हमने शेयर करनी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, खबर ये है हमारे पास कि बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 6 सितंबर तक तौसी की गई है। लाइनें लोगों की लगी हुई थी, तो ये एक अच्छा इकदाम है। टाइम दे दिया गया है, बैच नंबर 1 से 8 तक के हामिल सारिफीन के जुर्माने खत्म किए जाएंगे। पहले तो ये बता दें शायद सिप्रा साहब, ये बैच नंबर 1 से 8 तक कौन से सारिफीन है? बड़ा आसान है कि ये वो लोग हैं जिनके बिल जो है प्रिंट हो चुके थे। अच्छा, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ अनाउंस किया और लोग सबमिट नहीं करवा रहे थे। अब इनको चूँकि जिनका नहीं बनता था या फ्यूल प्राइस निकलना भी था तो उनके क्योंकि तारीख मुकर्रर गुजर गई, उनको उस पर जो जुर्माना है वो आयद होना था, इसलिए इसमें तोसी की गई है। आप बड़ा आसान सा है, बिल पकड़ें, आपके बिल की टॉप पे लेफ्ट साइड पे रेफरेंस नंबर या उर्दू में हवाला नंबर लिखा होगा। उसका पहला डिजिट जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 या 8 हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका हवाला नंबर है, इसको रेफरेंस नंबर कंपनी कहती है और इसका जो पहला हिस्सा होता है इसको बैज नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये बैज नंबर है। 8 तक अगर आपके उस हवाला नंबर का पहला नंबर है तो आप 6 सितंबर तक बिल सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ जिनका 9 से लेकर 15 तक है और उसके बाद दीगर जो बैजेज हैं वो जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल सार्फिन है, ट्यूबल शामिल हैं, वो उनकी जो मुकर्रर तारीख है जो प्रिंट होगी वो 31 अगस्त से पहले की ही होगी, तो उसमें उनको सबमिट करवाना है। ठीक है, ये बड़ी चीज सारिफीन के लिए बड़ी सहूलत की बात शायद सिप्रा साहब ने बता दी है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आपके लिए आसानी कम अज़ कम हो जाएगी। जी शायद सिप्रा साहब। देखें, बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि बाकी जो सार्फिन है वो इसमें ना रहें कि उनको बिल, उनकी भी तारीख जो है वो उसमें तोसी की गई है, वो मुकर्रर तारीख उनकी 6 सितंबर है। तो ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्होंने एहतजाज किया और इस दौरान एहतजाज और मुजाहिरों के दौरान उनकी मुकर्रर तारीख गुजर गई। इनकी कोई बिल की लिमिटेशन भी है कि इतने बिल के हामिल ये लोग हैं? नहीं, बिल आपके जितना मर्जी है, लेकिन ये था कि जिन दिनों में मुजाहिरे हुए, जिन दिनों में एहतजाज होते रहे, लोग लाइनों में लगते रहे, तो ये क्योंकि 12-13 तारीख से बिलिंग साइकिल शुरू होता है और पहला बिल 17 या 18 तारीख को डिलीवर हो जाता है घरों में,
तो जो 16, 17, 18 को डिलीवर हुए उनकी 22, 23 तारीख जो है वो सबमिशन डेट होती है। तो ये वो एक्सटेंड की गई है ताकि लोग जुर्माने से बच सकें। अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकल गया उनका तो ठीक है, फिर भी जुर्माने से बच जाएं। अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं निकला तो फिर भी उनका जो मुकर्रर तारीख के बाद जो जुर्माना आयद किया जाता है उससे बच सकें। तो ये इसलिए फैसला किया गया। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि बैच नंबर, आपको रेफरेंस नंबर याद रखना, उसका पहला हिस्सा अगर 1 से लेकर 8 तक तो है फिर तो आपको रिलीफ दिया गया है 6 सितंबर तक। अदरवाइज आपका 9 से लेकर 15 तक बैचेज हैं, उसके बाद इंडस्ट्रियल के 24, 44, 46 बैचेज हैं, वो उन्होंने अपने मुकर्रर तारीख पे सबमिट करवाने हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग माफियाज जो हैं वो दफातर में एक्टिव हैं, जो बिलों की तोसी के मामले में रिश्वत ले रहे हैं। FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है, एक्सीएन उसमें गिरफ्तार हुए हैं रबजार, उसके साथ रेवेन्यू ऑफिसर अब्दुल जब्बार हैं वो रिटायर हुए हैं, उसके साथ कमर्शियल असिस्टेंट इमरान हैं। ये इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकात हुई हैं उसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि मिनी बैंक बनाया गया था। अच्छा। और ये जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं इन्होंने रखा, और अगर किसी का, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, एक नेटवर्क था और उसकी तमाम जो आला अफसरान हैं उनकी आशीर्वाद उनको हासिल थी। दो किस्म की करप्शन हो रही थी कि आपका 10 लाख बिल आया है तो उसका बिल वहीं पर 10 लाख उससे ले लिया जाता था, उसको एक स्लिप बनाकर दे दी जाती थी, बाद में उसकी सेग्रीगेशन या कुछ इस तरह के फार्मूलाज लगाकर उसका बिल कम किया जाता था। उसका बिल सबमिट 6 से 7 लाख होता था, लेकिन 10 लाख उससे रिसीव करने का वो 3 लाख रुपया इनकी जेब में जाता था, और महाना तकरीबन 30 से 40 लाख की ये करप्शन हो रही थी, जिसकी अब FIA ने तहकीकात करनी है। उसके बाद क्या हुआ कि बोगस डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए, और डिटेक्शन बिल चार्ज करने के बाद जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और अब भी तवक्को की जा रही है कि ये जिसकी तहकीकात हो रही है ये हो सकता है इसको आग लगा दी जाए या ये रिकॉर्ड जला दिया जाए, क्योंकि मैक्लोर रोड में 3-4 करोड़ का इसी तरह सामने आया था, तो उसमें रिकॉर्ड को आग लगा दी गई थी। नहीं जी, मेरे पास वक्त कम है। जरूरत इस अमर की है कि इस तरह की काली भेड़ों को पकड़ा जाए और इनका जो है बर वक्त कला कमा किया जाए। अदरवाइज सारिफीन तो बेचारे परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस, और फिर आते हैं वापस शो में, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारा अंदरूनी लाहौर वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है। किस किस इमारत की बात की जाए, किस किस जगह की बात की जाए, आप जाएंगे तो वाकई एक दफ़ा देखते रह जाएंगे। लाहौरियों ने तो सभी कुछ देख रखा होगा, लेकिन वो लोग जो कि बैरून मुमालिक से आते हैं, बाहर से आते हैं, बिलाशुबा दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। जितने भी विजिटर्स आते हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इस विरसे को संभाल के रखना है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में आप सभी से रिक्वेस्ट ये होगी कि जो लोग भी वहाँ जाते हैं, विज़िट करने के लिए जाते हैं, इन नवादरात को देखने के लिए जाते हैं, ज़रूर कोशिश ये कीजिए कि उस जगह की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं, उनका ख्याल भी चीज़ों का रखें, जाकर उन चीज़ों को ख़राब ना करें। आज के प्रोग्राम के हिस्से में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस अंदरून शहर के बहुत स्पेशल हिस्से की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलवाने वाले हैं, बिलाशुबा आप में से बहुत सारे लोगों ने विजिट भी किया होगा। जिन्होंने नहीं किया, आज हमारे शो के बाद वो वहाँ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। फ़कीर खाना म्यूज़ियम के बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा होगा जी, जो पिछली 6 नस्लों से अंदरूनी लाहौर के फ़कीर ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम कायम किया गया है। इस अजायब घर में कमोबेश 30,000 तबरुकात और नवादरात को महफूज रखा गया है। ये अजायब घर जो है भाटी गेट के अंदर वाक़ है। भाटी दरवाजे से कदीम लाहौर में अगर हम दाखिल हों तो कुछ ही फासले पर दाएं जानिब आपको एक बड़ी सी हवेली नज़र आती है, जिसे कहा जाता है जी फ़कीर खाना म्यूज़ियम। इस फ़कीर खाना म्यूज़ियम में क्या कुछ है, किस तरह से इसकी हिफाजत की जा रही है, कौन लोग हैं जो ये ज़बरदस्त काम सर अंजाम दे रहे हैं, विजिटर्स यहाँ पर कब और कैसे जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फ़कीर सैयद सैफुद्दीन साहब जो कि डायरेक्टर हैं फ़कीर खाना म्यूज़ियम के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले आगाज़ में एक सवाल, फ़कीर खाना म्यूज़ियम, नाम फ़कीर खाना क्यों रखा गया, क्या पसे पर्दा इसकी वजह है? हमारे ख़ानदान का टाइटल जो सा है वो लफ्ज़ फ़कीर का है। ठीक है। हम लोग बेसिकली सैयद हैं, बुखारी हैं, और लाहौर की सबसे कदीम ख़ानदान है जो लाहौर में आबाद हुआ था 1730 में लगभग। तो द म्यूज़ियम की हिस्ट्री गोज़ बैक विद माई फैमिली हिस्ट्री। तो मेरे ख़ानदान की जो हिस्ट्री है वही म्यूज़ियम की तकरीबन हिस्ट्री है। आप समझ लीजिए कि जो 1730 का दौर था ये लाहौर पर आगाज़ था इसमें
ताइफुल मलूकी का। ताइफुल मलूकी का ऐसा दौर था जो 70 साल तक चला। सो इट हैपन्स लाइक दिस कि हम लोग 1730 से लेकर 1799 तक इस फैमिली ने बड़ा स्ट्रगल किया और एक अपना बिज़नेस सेटअप किया। और वो बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त, दो तो एक रफ़ाई काम थे, एक बहुत बड़ा मदरसा बनाया जो यूनिवर्सिटी लेवल का था, जिसमें 400 बच्चों की बोर्डिंग और लॉजिंग का सिलसिला था, और एक बहुत बड़ा हस्पताल बनाया जिसका नाम था दारुल शफा। और उस ज़माने में आप समझ लीजिए कि जो हकीम थे या डॉक्टर्स थे वो अपनी दवाइयाँ खुद बनाते थे। अच्छा। तो एक बहुत बड़ी फार्मेसी थी और उस दारुल शफा को चलाते थे। और एक पेशा उन्होंने और इख्तियार किया था जो जिससे हमारी आमदन होती थी, दैट वाज पब्लिशिंग हाउस। तो उस ज़माने में आप समझ लीजिए कि छापे खाने नहीं थे। अच्छा। सो उस ज़माने में किताबों को लिखवाया करते थे। तो एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस कायम किया जिसमें 10,000 कुतब जमा किए या 10,000 मखतूते जमा किए। यही पब्लिशिंग हाउस शुरुआत होता है फ़कीर खाना म्यूज़ियम का। ज़बरदस्त। तो फ़कीर खाना म्यूज़ियम का आगाज़, बुनियाद कहाँ से रखी गई, ये हमारे मेहमान ने हमें बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पर तबरुकात हैं 30,000 से भी ज़ायद। कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं, काबिल दीद ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाकई ही लोगों को इसकी तरफ खींच लाती हैं? जी, यहाँ पे जो ये एक्चुअली तबरुकात और नवादरात ये दो मुख्तलिफ सेक्शन है। बिल्कुल। तबरुकात अगर हम कहें तो वो इस्लामिक रेलिक्स हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान या सहाबा इकराम और आइमा इकराम से मुंसलिक है। अच्छा, वो जो कलेक्शन है वो फ़कीर खाना का ही कलेक्शन है, मगर इस म्यूज़ियम से हट के है। इट्स नॉट ऑन डिस्प्ले फॉर एवरी डे। सो साल में एक दफ़ा उसको खोलते हैं, उसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। अच्छा। और उसके अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि इनको खोला जाएगा ताकि ज़्यादा लोग आकर एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ से है। अब नेक्स्ट ईयर हम इसका कोई प्रॉपर बंदोबस्त भी कर रहे हैं। आपने हमें भी ज़रूर मदऊ करना है। ज़रूर जी। वो 47 के करीब तबरुकात हैं जिसमें 13 चीज़ें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, जिसमें आपका जुब्बा है, आपकी नालाइन मुबारक है, आपके मुंह मुबारक हैं, आपकी वो नालाइन का हिस्सा जिसका एक हिस्सा हमारे पास है, दूसरा पाछे मस्जिद में जो था और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से गुम गया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में हाथ का निशान है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो 13 चीज़ें हैं रसूल पाक से हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जो मंसूब है वो उनका जुब्बा है जिसके ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। ही वॉज वेयरिंग द लास्ट टाइम। तो वो भी आपके पाकिस्तान या आपके पाकिस्तान के ख़जानों में महफूज है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का विप है, कैमल विप है, उनके हाथ का निशान है। उनका कुल्ला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल्ला जिस पे आप पगड़ी बांधते थे वो भी मौजूद है। तो ये क्योंकि 47 तबरुकात इस घराने से मंसूब है, जिसमें हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की ओढ़नी है, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुल्फ़ैन हैं, उनके हाथ के लिखे हुए कुरानी आयात हैं बुक फॉर्म पे। इट्स अमेजिंग कलेक्शन टू सी। ये तो ऐसी बात है कि अब ये सब सुनने के बाद मैं तो अपना प्रॉपर माइंड बना चुकी हूँ कि मैंने तो विज़िट करने, मैंने कहा था बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करने के लिए आएंगे। इनको संभालना, इन तबरुकात की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कौन निभाता है? अल्लाह की करम नवाजी है। उसकी फ़ारसी में कहते हैं जार उपकशी, झाड़ू देने वाले हम लोग हैं। और ये इमानत है मुसलमानों की, ये इमानत है आलम इस्लाम की जो हमारे पास महफूज है। और अल्लाह इसकी हिफाजत ख़ुद करता है। बड़े बड़े मौज़ात से, बड़े बड़े आफ़ात से हम बचते रहेंगे और आज तक बचते चले आए हैं। तो ये तो तबरुकात का आपको सिलसिला बताया। अब मैं आपको फ़कीर खाना, अगर इजाज़त हो तो फ़कीर खाना पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ। फ़कीर खाना म्यूज़ियम में जिस तरह आपने बताया कि कई हज़ार चीज़ें हैं, 30,000 आपने कहा, तो ठीक, 30,000 की पूरी अभी तक गिनती नहीं हो सकी। इसमें क्या कुछ है, हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत कलेक्शन है मिनिएचर पेंटिंग्स का। अच्छा। ये 1800 के करीब टोटल मिनिएचर्स हैं, जिसके अंदर मुगलिया तर्ज मुसव्वरी, रियासती तर्ज मुसव्वरी, राजस्थानी तर्ज मुसव्वरी, पहाड़ी तर्ज मुसव्वरी, अब ये स्कूल्स हैं।
तो मुगलिया भी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, जिसमें एक तस्वीर तो ऐसी है जिसका जिक्र मैं आपको एक दो तस्वीरों का जिक्र मैं आपसे ज़रूर करूँगा। एक तस्वीर है नवाब मुमताज़ अली ख़ान की, जो दुजाना स्टेट के नवाब थे, और वो हाथी दांत पे बनी तस्वीर है, और उसका जो आर्टिस्ट है उसका नाम है ग़ुलाम अली। सो ग़ुलाम अली बहादुर शाह ज़फ़र के पेंटर थे। बहादुर शाह ज़फ़र जब एग्ज़ाइल पे गए तो ग़ुलाम अली मुख्तलिफ़ इलाकों में फिरते फिरते ये इनके पास पहुँचे, नवाब मुमताज़ अली ख़ान साहब के पास। वो दुजाना स्टेट के नवाब थे। आपने इनको हाथों हाथ लिया और रिक्वेस्ट की मेरी एक पेंटिंग बना दो। तो उन्होंने हाथी दांत में उनकी तस्वीर बनानी शुरू की, और आप यकीन करें वो 15 साल में तस्वीर कंप्लीट हुई है। उस तस्वीर के ऊपर सिंगल हेयर ब्रश का काम है, यानी कि ब्रश के आखिर में एक सिंगल हेयर था, तो उसके सिर्फ दाढ़ी और उसके माथे तक जो काम है वो 1 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रोक लगा हुआ है। जबरदस्त। तो ऐसे खूबसूरत नायाब खजाने, यानी दंग रह जाती जहाँ पर इंसानी अकल उस लेवल के यहाँ पर नवादरात मौजूद हैं। मैं जो मनाजिर इस म्यूज़ियम को देख रही हूँ, मुझे बड़ी सुन के हैरानी हो रही है कि यहाँ पर आप सभी विजिटर्स आ सकते हैं, कोई टिकट नहीं है। फिर इनकी संभाल करने के लिए बहुत सारे लोग भी आपने रखे होंगे जो कि इस जगह की सफाई सुथराई, नवादरात की हिफाजत। सो इसकी ख़ास वजह क्या है जो विजिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनसे कुछ भी वसूल नहीं किया जा रहा? दरअसल जी ये मेरे अजदाद का घर है, मेरे बुज़ुर्गों का घर है। अब घरों पर टिकट नहीं लगा सकते, हम सिर्फ उनको बताते हैं कि मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। आप मेरे बुज़ुर्गों का एक कॉल था कि बेटा ख्याल रखना, नमाज की कज़ा है, नमाज की कज़ा है, मेहमान की कज़ा नहीं। जो मेहमान आपके पास आता है वो अपनी बरकतें लेके आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मेहमानों का आना जाना और बेशुमार है, और मैं तो बचपन से देखता है 1905 से ये आवाम के लिए खोला गया था। सो हमारे दरवाजे 1905 से पब्लिक के लिए खुले हैं। सिर्फ अब मसला ये है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस ऐसे हैं कि हम लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट से म्यूज़ियम दिखाते हैं, ग्रुप से म्यूज़ियम दिखाते हैं। इट्स नॉट लाइक अ वॉकिंग म्यूज़ियम। एक ज़माने में था जब अमन था हर तरफ और परेशानी नहीं थी ऐसी, तो अब हम लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट से म्यूज़ियम दिखाते हैं, और इसमें सिर्फ बर्ड आई व्यू के लिए 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, 3.5 घंटों में आप इसका एक व्यू कर सकते हैं। तो अगर आप इसको तफसील से देखना हो तो कम से कम 7 दिन का ये गाइड्स भी रखे गए हैं जो हर चीज़ के बारे में डिटेल्स बताते हैं। जी, मैं खुद दिखाता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, बेटी भी वो भी दिखाती है, एक हमारे दोस्त हैं वो भी हमें हेल्प करते रहते हैं। तो ये बाकायदा ख़ानदानी। अच्छा, आपने सफाई और उसका इंतज़ाम किया? बिल्कुल। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो मैं या मेरी फैमिली के अलावा उस सेक्शंस को हाथ नहीं डालते। मुझे कभी बर्तन साफ़ करने हो, ये पोर्सलीन का। इन बातों से मुझे लग रहा है कि आपकी अपनी उनसियत, आपका अपना लगाव इस जगह से इतना ज़्यादा है कि आप बस, जैसे कि आपने बताया, आप रहते भी यहीं हैं। मैं रहता भी यहीं हूँ। मैं आई वाज बोर्न हियर, मेरी ज़िंदगी यहीं गुजर गई। माशाल्लाह मेरे बच्चों के वो बाहर रहते हैं, वो वीकेंड्स पे आते हैं, मेरे साथ मेरी हेल्प कराते हैं, या मेरे को VIPs आएँ या रश बहुत हो तो मेरे बेटे भी और मेरी फैमिली मेरी हेल्प कराती है। मेरा एक भतीजा है वो भी मेरी हेल्प कराता है। तो इट्स अ फैमिली म्यूज़ियम, और हम लोग इसकी बड़ी प्राइड लेते हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये खिदमत ले रहा है, इस मुल्क की खिदमत ले रहा है। और हम उनको, दरअसल बात ऐसे है कि हम लोग इनको अपने पाकिस्तान के एक रहन सहन का तरीका दिखाते हैं। हमारी हिस्ट्री यहाँ पे महफूज है, हमारी हिस्ट्री म्यूज़ियम में महफूज है। अब हमारे पास ख़जानों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी इस चीज़ की कि आपने उन ख़जानों को देखना है और उनसे सीखना है और समझना है। और हम लोग वी आर ऑलवेज ओपन टू दैट। और यहाँ पे 4 PhDs हुई हैं और बेशुमार MPhil के थीसिस हुए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस म्यूज़ियम में कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जो लोग आते हैं उनकी अट्रैक्शन का ज़्यादा बाइस बनती है? बेशुमार ऐसी इंटरेक्शन की चीज़ें। अब आपने राजा पोरस का नाम सुना है? राजा पोरस पंजाब का राजा था। दुनिया का कोई म्यूज़ियम राजा पोरस की कोई चीज़ क्लेम नहीं करता जिसने सिकंदर से जंग लड़ी थी 323 BC में। तो फ़कीर खाना के अंदर राजा पोरस की अंगूठी महफूज है। आपने
अभी पिछले दिनों बड़ा मशहूर था अर्तुगरुल गाजी। हाँ जी बिल्कुल। अर्तुगरुल गाजी की वो जैकेट जो इब्न अरबी ने उसको दी थी वो भी फ़कीर खाना में महफूज है। अरे ज़बरदस्त। एक हमारे पास इस्लामिक आर्ट के अंदर एक कपड़ा है जिसको हम कहते हैं फ़तेह नामा, फ़तेह मुबीन का वो कपड़ा है, अतलस का थान है, उसके ऊपर बेशुमार औलिया और उनके सिग्नेचर। ये भी ऑटोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा रेलिक है जो फ़कीर खाना में महफूज है। इस तरह तो एक एक चीज़ को उठाएं और जब हम उसकी हिस्ट्री बताते हैं, जो इंटरैक्टिव म्यूज़ियम है, जो हम उसकी हिस्ट्री बताते हैं, एक एक चीज़ को दिखाते हैं, एक एक चीज़ उनके साथ हम शेयर करते हैं, तो उससे एक बहुत ही बड़ा आप समझे कि एक वी आर प्रोवाइडिंग दिस नॉलेज टू जनरल पब्लिक और लोगों की मोहब्बत, लोगों का एहसास। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस नौजवान नस्ल को या आज के लोगों को अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट करने की। तो रूट्स हमारी म्यूज़ियम में मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे असल लाहौर की ये पहचान है, हमारी सकाफत का हिस्सा है। कभी कोई स्टूडेंट्स स्कूल के ग्रुप्स को इनवाइट किया है? ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप खुद जोर दे रहे हैं कि हमने अपने नौजवानों को इन चीज़ों से करीब लेकर आना है, इनसे रोशनास कराना है। तो आपने कभी अपने ताईं ये कोशिश की कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर भी ग्रुप्स को इनवाइट किया जाए? कोविड की वजह से थोड़ा सा रुक गया था। हाँ, वो नहीं तो वो लाहौर का कौन सा ऐसा स्कूल है जो फ़कीर खाना पे अपने बच्चों को लेकर, अच्छा बच्चों को म्यूज़ियम दिखाना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब एक म्यूज़ियम इज़ अ सीरियस थिंग। तो अच्छा हम बच्चों को जब म्यूज़ियम दिखाते हैं तो हम पूरा अपना स्टाइल बदल लेते हैं म्यूज़ियम दिखाने। ऑब्वियसली बच्चों तो के लिए हम फिर कहानियों में ले जाते हैं, हम फिर बच्चों को कहानियों में ले जाते हैं। हम कहते हैं बच्चों आज हम आपको ट्रेयर्स दिखाते हैं, डू यू वांट टू सी दी ट्रेयर्स, आइए हम आपको ख़जाने खोल के दिखाते हैं, आप क्या क्या देखना चाहते हो। अच्छा ये बताओ सोने का कुरात देखना है, अच्छा ये बताओ अर्तुगरुल गाजी का, ओ ये सब, आइए हम उसकी जैकेट इसी तरह हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और बच्चों से सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या है, सर ये क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। तो फिर वो जब जाते हैं अपने वापस स्कूलों में तो दे राइट आर्टिकल ऑन इट। एक ऐसे नहीं है कि आप एक जगह गए हैं, म्यूज़ियम देख के वापस आ गए या कोई प्लेस देख के वापस आ गए, उसमें आपको क्या चीज़ पसंद आई, आपको इंस्पायर क्या चीज़ की, इंस्पायर क्या आपने सीखा वहाँ से, क्या मैसेज क्या आपने सीखा वहाँ से क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अब मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं हर सेक्शन जो दिखाया जा रहा है उसकी अपनी खूबसूरती है। आपने कहा कि आप खुद भी हिफाजत करते हैं, आपकी अपनी फैमिली कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जो लोग वर्कर्स हैं उनको नहीं ऑलमोस्ट कितने वर्कर्स हैं जो कि इस म्यूज़ियम की हिफाजत कर रहे हैं और किस तरह से हर सेक्शन की सफाई सुथराई हर रोज़ की जाती है? हर दूसरे दिन तो लाजमी की जाती है, तीसरे दिन तो लाजमी की जाती है। और अगर कभी फ़र्ज़ कीजिए आंधी या लाहौर में गर्द बहुत है, बिल्कुल ऐसे और डस्टिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कोताही हो जाती है मगर हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा तो उसकी तमाम सफाई की जाए। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि टाइमिंग्स क्या हैं? जैसे कि आपने कहा कि पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है, फिर लोगों को विज़िट करना। अगर कोई आम शहरी आना चाह रहा है या कोई स्कूल्स वगैरह इस चीज़ में जो है वो जी, हमारा एक फेसबुक पेज है फ़कीर खाना म्यूज़ियम के नाम से, ठीक है। तो उसी पेज के ऊपर हमारा नंबर लिखा हुआ है। आपने उस नंबर के ज़रिए बेहतर है कि आप उस नंबर से कॉल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हज़ारों मैसेजेस होते हैं जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता, ऑब्वियसली मैं बिज़ी होता हूँ। तो अगर आप कॉल कर लेंगे तो आपकी कॉल उठा ली जाएगी और आप अपॉइंटमेंट अपनी फ़िक्स कर सकते हैं। सही। मुझे ये बता दीजिएगा कि टाइमिंग्स वगैरह भी इसके लिए कोई स्पेशल रखी गई हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आप विज़िट कर सकते हैं, वो परफेक्ट टाइम है? आजकल मौसम की शिद्दत है, हब्स है, गर्मी है, और आई एम सॉरी मेरे म्यूज़ियम में एयर कंडीशंस नहीं है ऐसे कि तो हम लोग दिन को एक आजकल टूर करा रहे हैं, 12-1 बजे शुरू करते हैं तो 3-4 बजे तक वो टूर होता है। और थोड़ा सा मौसम ठंडा भी होता है और वो धूप और हब्स की शिद्दत थोड़ी सी कम भी होती है, मगर बहरहाल म्यूज़ियम इज़ ओपन टू द पब्लिक। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को, देखने वालों को, कोई आपका स्पेशल मैसेज? देखिए, लाहौर इज़ सच अ हैपनिंग सिटी कि लाहौर की उसकी हिस्ट्री, उसके लोग और हमारी रियासत जिसको कहते हैं, हमारा रहना सहना, ये बड़ी रिच है। और अपनी पहचान करने के लिए आपको अजायब घरों में आना चाहिए, म्यूज़ियम्स में आना चाहिए, वहाँ से आपको सीखना है और इंस्पिरेशन लेनी है कि उनके अजदाद कैसे रहते थे,
उनका फ़न क्या था, उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो आप अपनी हिस्ट्री पे जितना भी फ़ख्र करो वो कम है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। एक रिक्वेस्ट जाते जाते ये होगी कि जब भी आपने उन तबरुकात के हवाले से कोई स्पेशल इवेंट रखना है तो हमें ज़रूर मदऊ करना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, ये काम आपने देखा बहुत मुनफरिद है, इसको समझना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आम शख्स वो नज़र नहीं रखता। आपने शीशे का इस्तेमाल हम मैक्सिमम क्या कर लेते हैं जी, अपना अक्स देखने के लिए दरवाज़ों खिड़कियों में इस्तेमाल देख लेते हैं, लेकिन ये एक आर्ट है और इसमें छुपा एक जहन जो है, एक आँख जो है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। वो बताना क्या चाहती है, वो देखती क्या है, फिर उसको बयान कैसे करती है। ये एक आर्ट है और इसको एक आर्टिस्ट किस तरह से बयान करता है। आपने बाकी आर्ट तो सुने ही होंगे, ये मिरर आर्ट क्या है, ये आज के शो में हम बात करने वाले हैं। हुसैन जमील हमारे साथ, हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि मिरर आर्टिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। हमने बड़े आर्ट सुने थे, फलां आर्ट ये है, फलां आर्ट ये है, ये मिरर आर्ट हमने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी है, जिसको मेरे ख्याल से आपके काम को हमने जब देखा तो उसको समझने में भी वो है ना कि आपको एक स्पेशल आंख चाहिए वो समझने के लिए। जी। आपको कैसे ख्याल आया कि आपने इसकी तरफ जाना है, मिरर आर्ट की तरफ? बेसिकली मिरर आर्ट जो है वो इल्यूजन है। हम लोग हाँ। जब अपने आप को मिरर में देखते हैं वो एक इल्यूजन दिखाता है हमें हमारा अपना ओरिजिनलिटी वाली वो पर्सपेक्टिव नहीं दिखाता। मतलब हम कोई ऐसी शर्ट पहने जिस शर्ट पे कोई मीनिंग लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग भी वो आपको मिरर करके दिखाता है। लेकिन जब अपनी पर्सनालिटी आप देखते हैं तो वो भी हमें इन्वर्स करके दिखाता है, लेकिन उसकी जो ट्रिक्स हैं उस ट्रिक्स को हम लोग नहीं देख सकते, उसको हम जज नहीं कर पाते। तो इस इल्यूजन के ऊपर ही मेरा सारा काम वो होता है। मेरा मिरर्स के अंदर मैं इल्यूजन्स दिखा रहा हूँ डिफरेंट। कुछ अभी इंस्टॉलेशन मैंने की है एरिनास के अंदर, उसके अंदर भी बेसिकली बहुत एक लार्ज स्केल में मैंने वो की है, एक इंस्टॉलेशन की जो सीलिंग से हैंग हुई है और वो भी इसी चीज़ के ऊपर ही है। सही। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, ऑब्वियसली आपने स्टार्ट कहीं से तो लिया होगा, बैकग्राउंड आपने जैसे कि बताया कि मिनिएचर आपका, सो स्टार्ट और फिर मिरर की तरफ आना, कैसे इस तरफ आए, क्या क्या चीज़ें बेसिक थी, बुनियादी चीज़ें जो आपने पहले सीखी? बेसिकली ये अपनी एक सेल्फ जर्नी होती है, हर आर्टिस्ट की अपनी होती है। उस जर्नी के अंदर वो डिफरेंट एक एक्सपीरियंसेस करता है और उसके अलावा भी वो डिफरेंट एंगल्स पे चीज़ें अपना देख रहा होता है। तो मेरा मेन फोकस पोर्ट्रेट्स था, तो शुरू से मैं पोर्ट्रेट्स देख रहा था। इवन मैं अच्छा पेंट भी करता हूँ तो मैं पोर्ट्रेचर, कैरिकेचर और उस डायमेंशन में था। तो अब मेरे मिरर्स में मैंने सोचा था कि अब क्यों हम लोग इसको नए मॉडर्न में इतने वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें डिफरेंटली हो रही हैं, क्यों ना कैरिकेचर को किसी और एंगल में देखा जाए। तो वो रिफ्लेक्शन देखते देखते हमने जो केक के आपको बेस केक के एंड में जो बेस बचता है उसमें मैंने रिफ्लेक्शन जब अपना देखा तो वो बेसिकली इंस्पिरेशन थी मेरी। तो वो वहाँ से ही फिर पीसेस निकले और वो आपको कैरिकेचर आपके अपने खुद बना सकते हैं उसमें कैरिकेचर। सही। तो वो आइडिया डेवलप होते होते मिनिएचर पेंटिंग से ही जो है ना उसमें कैरिकेचर मैंने बनाए, फिर उसके बाद फिर पोर्ट्रेट्स वगैरह के शो किया, फिर करते करते हम अब अपने आप खुद कैरिकेचर बना सकते हैं। अच्छा, समझना इनको बड़ा मुश्किल है। सो बीइंग ए आर्टिस्ट, आप क्या जब जी एग्जीबिशन होती है, आपके शोज़ होते हैं, लोगों को बताते हैं कि इसके बिहाइंड बेसिकली आइडिया क्या था? हर एक सेल्फ जो है वो उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। तो वो सबसे अच्छी बात होती है कि अब मैंने किसी चीज़ को अगर रिजेक्ट करना होगा मैं उसको कोई टाइटल दे देता हूँ कि यार ये इस एंगल में आपने देखना है इस चीज़ को, तो वो उस एंगल से वो लोग उस आर्ट को देखते हैं। अदरवाइज़ वो ओपन एंडेड होता है आर्ट की, आपको पता है कोई वो बाउंड्री नहीं है, कोई उसको परसीव करता है डिफरेंट तरीके से, एक लेमैन उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करता है और उसको देखने का एंगल ही हर बंदे का डिफरेंट है। सही। बहुत महंगा काम नहीं है ये, लोग अगर हमारे स्टूडेंट्स जो सीख के इसकी तरफ आना भी चाहें, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ भी है ना तो लोग कहते हैं कि इसकी तरफ जाना, अगर आपके पास टैलेंट है भी तो समहाउ आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है। आप कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो है वो आपको बता देती है कि आप कितने कैलिबर है आपका, उस तरह का। मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलेक्टर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैंने असल में स्टार्ट पेंटिंग से किया था तो पेंटिंग्स ही मतलब आपको पता है उसका एक ट्रेंड सेट है। जिस तरह अभी ऑलरेडी फ़कीर खान म्यूज़ियम में एक उसका एक बहुत बड़ा एक मिनिएचर का बैकग्राउंड है, एक एस्टैब्लिश एक चीज़ है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आप प्रोसेस करते हो, फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी, अपने उस पर आप इन्वेस्ट करते हो अपने मटेरियल पे।
जैसे आप बता रही थी कि ये जो मटेरियल है यही इतना एक्सपेंसिव है। हाँ। और अभी जिस तरह करंट सिचुएशन ऐसी मुल्क की बनी हुई कि मटेरियल और एक्सपेंसिव होता जा रहा है। लाइक 150-60 रुपीज़ केजीज़ में हम लेते थे पहले, अब वो 900 रुपीज़ केजीज़ में आया हुआ है। तो मटेरियल तो एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन अब ये कि उसको हम, और जब आपने इतनी मेहनत करनी होती है तो क्वालिटी पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुझे ये भी बताइएगा, अभी आपका रीसेंट जो शो हुआ उसके बारे में हम शो से पहले बात कर रहे थे, सो उसकी डिटेल्स भी कुछ बताइएगा, कैसा फीडबैक रहा मिरर आर्ट के हवाले से, जो आपकी एग्जीबिशन होती है, कैसा फीडबैक लोगों का रहता है? तो वो बहुत अच्छा एक फीडबैक था, थोड़ा डिफरेंट आर्ट वर्क था इसमें बेसिकली ये दास्तान गोई एक गैलरी है इस्लामाबाद में, और उन्होंने असल में इनिशिएटिव लिया था इस चीज़ का कि मेरा पुराना काम था मिनिएचर का, जो मिनिएचर और मेरा कंटेम्प्रेरी काम को ब्रिज था बेसिकली उन दोनों कामों के बीच में। तो उसमें हम लोगों ने डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा टाइम हमारा हुआ कि मतलब 3-4 मंथ्स बाद हमारा डिसीजन हुआ, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट ये हुआ था कि हम पूरा एक चीज़ से पूरे होके गुजरे थे। हमने कहा था ऑडियंस को हमने एक्सपीरियंस देना है। तो एक्सपीरियंशियल जब शो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ये कि उसमें अब 100 ऑफ पेंटिंग्स थी जो बेसिकली मेटल में बनी हुई थी और मेटल में इंक्रेव हुई थी। वो सारा पुराना ट्रेडिशनल मेरी मिनिएचर प्रैक्टिस जो थी वो मैंने उस वाले मेटल वाले काम में रिफ्लेक्ट की थी। और जब फिर लोग उसमें उसको कैंडल्स लेके जाते थे और वो कैंडल्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, इट्स लाइक शीश महल वाली जो डायमेंशन थी उसको हमने रिवाइव किया था उस वाले शो में, और एक अच्छा एक्सपीरियंस था उसका भी। आपका अपना अकेला ये काम होता है कि टीम है आपकी पूरी? मेरा सोलो प्रेजेंटेशन है मेरी। सही। अच्छा, तो कभी सोचा नहीं कि अच्छा माशाल्लाह इतना अच्छा काम करे तो लोगों को सिखाना भी चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो लोग बिल्कुल। तो कभी ये सोचा है? बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं अभी काफ़ी होते हैं मैंने स्टूडियोज़ में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिस तरह जो लोग इस वाले मटेरियल में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग आ जाते हैं, वो देखते भी हैं, इवन वो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, फिर पॉडकास्ट वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। आर्टिस्ट लोग जो होते हैं कहते हैं उनका अपना घर बड़ा स्पेशल होता है, अपना रूम बड़ा स्पेशल होता है, क्या अपने घर और रूम में भी कुछ अपने फनपारे लगाए हो? जी बिल्कुल, वो तो फिर आपको पता है पूरी फैमिली में उस तरह चलता है। हाँ। तो ये है कि अपने घर पे तो अभी हैं, पहले सबसे आता है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब तक का आपका कौन सा ऐसा स्पेशल काम है जो आपको बहुत ज़बरदस्त लगा हो, चाहे फीडबैक आया ना हो, लेकिन आप समझते हैं कि ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट था? मुझे ऐसा लगता है सारे काम ही एक तरह से आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे थे। अब मैंने पहले इंस्टॉलेशन शुरू की थी, छोटे से की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ। अभी ये कि इस रूम जितने बड़े, अब लास्ट शो में भी हम लोग जब आए थे तब एक उस प्रोसेस में था मैं कि हम कैसे इंस्टॉलेशन करें। तो अब वो है कि आहिस्ता आहिस्ता स्केल में बड़ा करता जा रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह आप देखिए कि कुछ फ्यूचर में कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि हम कुछ बड़ा सा मोनूमेंटल साइज़ कोई चीज़ बनाएंगे। और इस तरह कोलैब्स के साथ एक काम कर रहा हूँ। कोलैब्स वाले अपनी नई इनिशिएटिव उन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, आप आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो हैं साथ साथ ऐड होती चली जाएँ तो आपके लिए आसानी भी कहीं ना कहीं होती जाती है। फ्यूचर प्लान्स अपने बताइएगा क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि इस काम को लेके हम कहीं इंटरनेशनल भी जाएं और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी ये काम दिखाएं और वहाँ से भी रिस्पांस देखें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ज़रूर, जब आपके पास एक स्पेशल टैलेंट है तो आपको उसको बड़े लेवल पे भी लेके जाना चाहिए, बताना चाहिए कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, बहुत ही स्पेशल किस्म का हुनर हमारे पास है और उसको आगे प्रेजेंट भी करना चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? बिल्कुल, बी हैप्पी, हमेशा खुश होकर काम किया जाए और किसी से मतलब इन्फ्लुएंस, मतलब अगर आप लेते भी हैं तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन अपने काम में ना लेकर आएँ। अपने आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग रखें जिससे आपकी पहचान हो सके। हाँ बिल्कुल, पता चले कि ये आपका काम है, उसमें से आपकी झलक नज़र आ रही हो। अदरवाइज कॉपी करके काम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पहचान बन जाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड लक, इसी तरह से आप ज़बरदस्त काम करते रहें। नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक होगी उसके बाद वापस आते हैं तो सेगमेंट्स शामिल करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे सेगमेंट्स में। सबसे पहले हमारे पास है जी आज मोबाइल रेट्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं टेक्नो के मोबाइल आज हमारे पास है जी 19 न्यू मोबाइल है। ये अगर आप खरीदेंगे 31,999 रुपये इसकी कीमत है, यानी 31,999 रुपीज़ में ये आप खरीद सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी टेक्नो का ही मोबाइल है 18 और इसकी कीमत है 33,999 रुपये।
टेक्नो मोबाइल है जी और इसकी प्राइस है 18T मोबाइल 29,999 रुपये। और टेक्नो स्पार्क 8C मोबाइल है 4GB है 29,999 रुपये। अच्छा जी, मोबाइल के रेट आपने जान लिए। अभी हमने प्रोग्राम के पार्ट में न्यूज़ पार्ट में हमने डिस्कस किया था जी सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। सो सब्जियां महंगी होने की वजूहात क्या हैं वो तो रीज़न हमने बता दी। अब रेट लिस्ट आपके साथ हमने शेयर करनी है। सो जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। अच्छा जी, दिलावर आज बाहर मौजूद हैं। ओपन मार्केट में रेट क्या हैं वो हमें बताएंगे। ओपन मार्केट के रेट वो होते हैं जी जो आपकी आम मार्केट, आपके करीबी बाजार में आपको रेट लिस्ट मिल रही होती है। जी दिलावर, सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो आज जो सब्जियों की कीमतें हैं वो उसमें 40 से 50 रुपए का जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। और सरकारी नर्क और जो ओपन मार्केट के रेट हैं उनमें भी खासा तजाद देखा जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें हम प्याज की, तो जो प्याज है वो सरकारी नर्क के मुताबिक 210 रुपये, जबकि मार्केट में जो है वो 300 से ज़ायद जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर की अगर बात की जाए तो 250 रुपये जो है सरकारी नर्क के मुताबिक, लेकिन मंडी में जो है 370-380 रुपये जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लहसुन है वो 280 रुपये जो है वो सरकारी नर्क है और ओपन मार्केट में जो है वो 350 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अदरक जो है वो 345 रुपये सरकारी नर्क के मुताबिक है, लेकिन मार्केट में जो है वो 400 से ज़ायद का जो है वो इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ बंद गोभी की अगर बात की जाए तो 136 रुपये सरकारी नर्क के मुताबिक, लेकिन जो ओपन मार्केट है उसमें 160 रुपये जो है वो बंद गोभी फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च की अगर बात करें 350 रुपये सरकारी नर्क के मुताबिक और जो ओपन मार्केट है उसमें 400 रुपये जो है वो फ़ी किलो शिमला मिर्च जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। अब सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो रेट लिस्ट के मुताबिक, जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक 140 रुपये और जो ओपन मार्केट है उसमें 180 रुपये जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। नींबू की अगर बात की जाए तो नींबू 230 रुपये जो है वो सरकारी नर्क के मुताबिक जो है वो बिकना चाहिए, लेकिन वो मार्केट में जो है 280 रुपये का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और मटर की अगर बात की जाए तो सरकारी नर्क के मुताबिक 270 रुपये, लेकिन जो ओपन मार्केट है उसमें 300 से जो है वो ज़ायद कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर की अगर बात की जाए तो गाजर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 95 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होनी चाहिए, लेकिन ओपन मार्केट में 110 रुपये की जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जी दिलावर, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें, रेट लिस्ट क्या है आपने बताई। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, ऐसे में हर कोई चाहता है बचत हो सके। सो सेगमेंट है हमारा बचत बाजार। अच्छा जी, पहला ब्रांड है इंजन। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो 70% ऑफ है। केसरिया पे अगर आप जाएंगे 25% ऑफ है। बोर्जन पे अगर आप जाएंगे तो 30% ऑफ है। मौलाना तारिक जमील 30% ऑफ। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है, जे डॉट की मेरी वार्डरोब है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी ऑफ लगी है। आप जे डॉट पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं, अपनी पसंद की खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनके भी आउटफिट हैं। सो जे डॉट पे भी ऑफ लगी है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस अपने लिए खरीद सकते हैं। अब हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के हमने नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करना है जो कि है माल का हाल। आज की रेट लिस्ट क्या है आपके साथ शेयर करेंगे।
जी तो नाज़रीन, अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे शो में, आप हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं हेल्दी टिप। हेल्दी टिप में आज का एक टोटका हम जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बेसन हर घर में होता है, बेसन का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आजकल स्किन के इशू लोगों को बहुत सारे रहते हैं, अगर आप अपनी स्किन पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे, आपकी रंगत भी आप देखेंगे कि उसमें कंपैरेटिवली बेहतरी आना शुरू होगी और कील झाइयाँ वहाँ से जो हैं वो भी आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। छाइयाँ जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। नेचुरल चीज़ों का जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतर है, और इसके साथ वो लोग जो कि परेशान रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, बेसन की बनी हुई चीज़ें अगर वो भी इस्तेमाल करें तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। घर में आप डिफरेंट चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बेसन बहुत ज़्यादा मुफीद है, आप रोटी की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में कर सकते हैं। हाँ जी, वैसे लाहौरिये जो हैं वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, पकौड़ों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, क्योंकि फ्राई चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती हैं। वेट रिड्यूस जिन लोगों ने करना है वो भी बेसन का इस्तेमाल अगर दिन में रूटीन में करेंगे तो वो भी उनके लिए बेहतर है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जी बेसन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उनकी हड्डियां कंपैरेटिवली जो हैं वो मजबूत होती हैं। अगर आप ऑफ एंड ऑन इसका इस्तेमाल करना में कम तादाद में करना चाहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पर मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।